कभी कभी दिन खत्म होने पर ना जब कोई इंसान अपने कमरे में बिल्कुल अकेला बैठता है तो एक अजीब सी हड्डियों को गला देने वाली थकान महसूस होती है। हाँ, और ये कोई शारीरिक थकान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये वो थकान है जो सुबह से लेकर शाम तक हर किसी की मदद करने, हर किसी के काम आने और फोन की हर घंटी पर तुरंत हाँ कहने के बाद आती है। हाँ, सही कहा। लेकिन उस सन्नाटे में ना जब कोई आसपास नहीं होता तो बस एक बहुत ही ठंडी सी शून्यता महसूस होती है। मतलब इंसान सोचता है कि उसने तो सब कुछ सही किया, एक अच्छे इंसान की तरह हर जगह अपना 100% दिया, फिर भी ये खालीपन क्यों है? एग्जैक्टली। ये सवाल बहुत गहरा है ना? ऐसा क्यों लगता है कि इतनी मदद करने के बावजूद कोई उसकी असली कीमत नहीं समझ रहा? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जिससे हम में से लगभग हर कोई कभी ना कभी गुजरता ही है। और इसका सबसे बड़ा कारण शायद वो कहानी है जो बचपन से हमें घुट्टी में पिलाई जाती है। हाँ, कि अच्छे बनो, सबकी मदद करो। बिल्कुल। हमें सिखाया जाता है कि हमेशा उपलब्ध रहो, बिना सवाल किए दूसरों के काम आओ, और इसके बदले में ना दुनिया तुम्हें सिर आंखों पर बिठाएगी। जो कि असल में होता नहीं है। बिल्कुल नहीं होता। और आज हम रुद्रमानस के जिस बहुत ही विचारोत्तेजक स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है आपकी मदद करने की आदत आपको कैसे अदृश्य बना रही है, वो इस पूरी धारणा को जड़ से उखाड़ फेंकता है। वाओ, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। हाँ, और इस स्रोत में ना एक बहुत ही गहरी और कठोर पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि सत्ता की ठंडी वास्तुकला में जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसे अंततः त्याग दिया जाता है। सत्ता की ठंडी वास्तुकला मतलब कोल्ड आर्किटेक्चर ऑफ पावर। हाँ, और ये सत्ता का ढांचा किसी की अच्छी नियत या भावनाओं के आधार पर काम नहीं करता। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये नजरिया सच में उस पारंपरिक सोच को चुनौती देता है जिसे हम सबने सच मान लिया है। हाँ, आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है कि हम इस सत्ता के ठंडे ढांचे के पीछे के नियमों को डिकोड करें और ये समझें कि हमेशा उपलब्ध रहने वाला एक अच्छा और विश्वसनीय दोस्त होना असल में एक रणनीतिक तबाही क्यों साबित हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि हम एक अच्छे इंसान की छवि में इतना कैद हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि इंसानी ऊर्जा और रिश्तों के भी कुछ मौन नियम होते हैं जो हमेशा बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली। अगर हम इस बात को बुनियादी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के चश्मे से देखें तो चीजें बहुत साफ होने लगती हैं। दुनिया इस बात की परवाह नहीं करती कि किसी के इरादे कितने नेक हैं या उसका दिल कितना साफ है। दुनिया तो बस नियमों पर चलती है। सही बात है। मानवीय रिश्ते और समाज का पूरा ढांचा केवल कमी यानी स्कैसिटी के नियम पर चलता है। ओह, मतलब वैल्यू स्कैसिटी। हाँ, जब किसी चीज की सप्लाई या आपूर्ति प्रचुर मात्रा में होती है तो उसकी डिमांड अपने आप जमीन पर आ जाती है। ये तो बाजार का भी नियम है। सप्लाई इतनी बढ़ा देता है कि उसकी उपस्थिति की कोई कीमत ही नहीं रह जाती। मुझे ये सुनकर अचानक एक ख्याल आ रहा है, ये तो बिल्कुल ऑक्सीजन की तरह है। कैसे? मतलब ऑक्सीजन हमारे अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ना। इसके बिना हम एक पल भी जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन क्या हम हर सांस के साथ उस हवा के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो उस पर ध्यान भी नहीं देते। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, बिल्कुल मुफ्त है और बिना किसी संघर्ष के मिल जाती है, इसलिए वो पूरी तरह से अदृश्य हो जाती है। इंसान हवा पर तब तक ध्यान नहीं देता जब तक कि उसका गला ना घुटने लगे या ऑक्सीजन कम ना पड़ने लगे। वाओ, ये तुलना बहुत ही सटीक है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि स्रोत भी इसी तरफ इशारा करता है। हाँ। ऑक्सीजन का ये उदाहरण ना उस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने रखता है। जब किसी को सहज पहुंच या कहें ऑटोमेटिक एक्सेस मिल जाती है तो सम्मान खत्म होना तय है। मतलब आप एक सुविधा बन जाते हैं। हाँ, लगातार उपलब्धता इंसान को एक लग्जरी से गिराकर महज एक सुविधा या कमोडिटी बना देती है। सच में दुनिया कभी ये हिसाब नहीं रखती कि किसने कितनी बार मदद की। समाज सिर्फ ये देखता है कि किसके बिना काम चल सकता है और किसके बिना नहीं। लेकिन यहाँ ना एक बहुत बड़ा वैचारिक द्वंद्व पैदा होता है। मतलब क्या मदद करने का बुनियादी मतलब ही उपलब्ध होना नहीं है? ये सवाल अक्सर उठता है। अगर कोई इंसान किसी के काम ही नहीं आ रहा तो क्या वो जानबूझकर खुद को एक पत्थर नहीं बना रहा? जब कोई इंसान बिना किसी घर्षण के, बिना किसी फ्रिक्शन के अपनी ऊर्जा किसी को सौंप देता है
तो ऐसा लगता है कि वो बस समाज में एक कन्वीनियंस बन के रह गया है। और यही वो बिंदु है जहाँ भावनाएं और यथार्थ आपस में टकराते हैं। देखिए, जब कोई इंसान बिना किसी घर्षण के अपनी ऊर्जा देता है ना, तो वो असल में बिना कुछ कहे सामने वाले को ये संदेश दे रहा होता है कि मेरा अपना समय, मेरे अपने लक्ष्य तुम्हारे इस काम से कम महत्वपूर्ण है। ओह, मतलब हम खुद अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये संदेश सिर्फ समय की बर्बादी तक सीमित नहीं रहता, ये सीधे तौर पर इंसान के सामाजिक दर्जे और उसके मानसिक नियंत्रण से जाकर जुड़ जाता है। वो कैसे? हर सामाजिक ढांचे या पदानुक्रम में लोग लगातार इस बात के सूक्ष्म संकेत तलाश रहे होते हैं कि कौन किस पर निर्भर है। हाँ, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब जब लोग किसी इंसान को मुफ्त की ऑक्सीजन समझने लगते हैं, तो इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि समाज में उसका रुतबा क्या है। एग्जैक्टली। रिश्ते में पलड़ा किसका भारी है, ये तय होने लगता है। स्रोत इस बारे में एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पेश करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई हमारे पास अपनी समस्या लेकर आता है और हम अपना सारा काम छोड़कर उसे सुलझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो हम दयालुता दिखा रहे हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, असल में यह दयालुता नहीं है। हम खुलेआम यह दिखा रहे हैं कि हम मानसिक रूप से घुटने टेकने को तैयार हैं। इसे स्रोत में मनोवैज्ञानिक समर्पण कहा गया है। साइकोलॉजिकल सबमिशन, बिल्कुल सही। और इस समर्पण का परिणाम ये होता है कि इंसान धीरे धीरे एक इमोशनल सर्विस पॉइंट या एक उपयोगिता में बदल जाता है। मतलब एक डस्टबिन की तरह? हाँ, बिल्कुल। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे सड़क के किनारे रखा कोई डस्टबिन, जहाँ हर कोई अपनी कुंठाएं, अपना तनाव और अपनी नकारात्मकता उंडेल कर चला जाता है। उफ, ये तो बहुत ही डरावना है ना? लोग ऐसे इंसानों की तलाश में रहते हैं जहां उन्हें पता होता है कि वहां से कोई प्रतिरोध या रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। वे अपना सारा ड्रामा वहां छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें जवाबदेही का कोई डर नहीं होता। और ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे हम ऑफिस से लेकर पारिवारिक रिश्तों तक हर जगह देख सकते हैं। बिल्कुल, हर जगह। मान लीजिए एक ऐसा सहकर्मी है जो कभी आपका हालचाल नहीं पूछता, लेकिन जब उसे अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करवाना होता है या उसे कोई फेवर चाहिए होता है, तो वो अचानक बहुत ही मीठे और मधुर स्वर में बात करने लगता है। हाँ, अरे यार, तुम ही तो एक हो जो मेरी मदद कर सकते हो। एग्जैक्टली। और क्योंकि एक अच्छे इंसान को हमेशा मदद करने की प्रोग्रामिंग दी गई है, उसका दिमाग स्थिति का आकलन करे उससे पहले इसके मुंह से हाँ निकल जाता है। और वो तुरंत निकलने वाली हाँ एक बहुत बड़े जाल का दरवाजा है। कैसे? देखिए, जब कोई उस परिस्थिति में बिना सोचे हाँ कह देता है, तो वो सिर्फ अपना समय नहीं दे रहा है, वो सामने वाले के काम के परिणामों को बिना किसी अधिकार या नियंत्रण के अपने ऊपर ले रहा है। और हाँ, इस बात को अगर हम थोड़ा और खुरचें तो नतीजे और भी भयानक दिखते हैं। बिल्कुल। अगर वो काम सफल हो गया तो वो सहकर्मी सारा श्रेय खुद ले लेगा। वो बॉस के सामने कहेगा कि मैंने इस चुनौती को पार कर लिया। लेकिन अगर वो काम किसी भी कारण से असफल हुआ तो सारा दोष मदद करने वाले के सिर मढ़ दिया जाएगा कि इन्होंने मेरा काम बिगाड़ दिया। हाँ, ये तो बिना किसी अधिकार के सारी जिम्मेदारी और जोखिम उठाने का सीधा सौदा हो गया। और विडंबना देखिए, समाज इसे अक्सर वफादारी या दोस्ती का नाम देकर महिमा मंडित करता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई क्या है फिर? सच्चाई ये है कि यह अपनी उपस्थिति के प्रति एक ऐसी भावनात्मक लत है जो इंसान की आंतरिक सत्ता या कहें इंटरनल अथॉरिटी को दीमक की तरह खा रही है। जो इंसान हमेशा और हर परिस्थिति में उपलब्ध है, उसने अपनी भावनात्मक स्थिति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में सौंप दिया है। रिमोट कंट्रोल? हाँ, अब कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर उस रिमोट का बटन दबाता है और उस इंसान का पूरा दिन, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी भावनाएं उसी हिसाब से बदल जाती हैं। बाप रे, किसी और की जेब में अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल होना, ये सच में एक बहुत डरावना विचार है। बहुत डरावना है। तो अगर ये रिमोट कंट्रोल वापस लेना है और इस चक्र को तोड़ना है, तो तर्क यही कहता है कि इंसान को अपनी उपलब्धता कम कर देनी चाहिए। सही कहा। लेकिन ये करना जितना आसान लगता है ना, असल में उतना है नहीं। स्रोत इस बारे में एक बहुत ही भारी शब्द का इस्तेमाल करता है, निर्ममता का दान या चैरिटी ऑफ रूथलेसनेस। पहली बार सुनने में तो ये दोनों शब्द एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी लगते हैं। मतलब दान का संबंध तो अच्छाई से, फिर इसमें निर्ममता कैसी? ये विरोधाभास ही इस पूरी रणनीति का मुख्य केंद्र है। देखिए, सच्ची अच्छाई किसी को उनके निष्क्रिय और आरामदायक व्यवहार में बनाए रखने में नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर कोई लगातार किसी इंसान का फायदा उठा रहा है और वो इंसान उसे ऐसा करने दे रहा है, तो वो असल में उस व्यक्ति की बुरी आदतों और उसके
शोषण करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहा है। ओ मतलब हम उनकी मदद नहीं, उन्हें और बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल, यहीं पर कठोर होने की भलाई काम आती है। सच्ची अच्छाई सत्य के सर्जिकल उपयोग में है। सर्जिकल उपयोग? हाँ, जैसे एक सर्जन जान बचाने के लिए सड़े हुए हिस्से को काटकर अलग कर देता है। दर्द होता है लेकिन वो जरूरी है। इसके लिए इंसान को थोड़ा महंगा बनना पड़ता है। महंगा बनने का ये विचार बहुत दिलचस्प है, पर इसका ये मतलब तो नहीं है कि इंसान अचानक से क्रूर हो जाए या लोगों से बात करना बंद कर दे या उसमें घमंड आ जाए? बिल्कुल नहीं, घमंड का इससे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मैं इस स्रोत के नजरिए को समझ पा रहा हूँ, इसका सीधा सा मतलब बस दूरी बनाना है। इसमें एक पंक्ति है जो सीधे दिमाग पर असर करती है। दूरी से ही गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है, मतलब डिस्टेंस इज व्हाट क्रिएट्स ग्रेविटी। बहुत ही गहरी बात है ना? जब इंसान तुरंत पहुंच योग्य या इंस्टेंटली रीचेबल होने के बजाय एक सोच समझकर चुनी गई उपलब्धता, जिसे इंटेंशनल अवेलेबिलिटी कह सकते हैं, वो अपनाता है, तो वो अपना मूल्य वापस स्थापित कर रहा होता है। और दूरी बनाने के इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए ना, स्रोत एक बहुत ही सटीक और व्यावहारिक रणनीति पेश करता है। इसे उन्होंने रणनीतिक शून्यता या स्ट्रेटेजिक वॉइड कहा है। रणनीतिक शून्यता? हाँ, ये मूल रूप से प्रतिक्रिया न देने की कला है। तो इस रणनीतिक शून्यता को अगर हम वास्तविक जीवन के एक उदाहरण से समझें तो ये कैसा दिखेगा? चलिए वही सहकर्मी वाला उदाहरण लेते हैं। हाँ, मान लीजिए वही सहकर्मी जो हमेशा अपना काम दूसरों पर डालता है, वो अचानक मेरे पास आता है और बहुत सारा ड्रामा क्रिएट करता है। वो कहता है, अरे यार बॉस ने फिर से मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया, मेरी तो जिंदगी ही खराब है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो बर्बाद हो गया। हाँ, तो आप क्या करेंगे? आमतौर पर तो हमारी पुरानी आदत ये होगी कि हम कहेंगे, अरे क्या हुआ, लाओ मुझे दिखाओ, मैं ठीक कर देता हूँ। लेकिन रणनीतिक शून्यता में इसका जवाब क्या होना चाहिए? रणनीतिक शून्यता में ना, उस ड्रामे को ऑक्सीजन देना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ओके। जब वो सहकर्मी वो सारी बातें कहे तो उसके जवाब में एक बिल्कुल सपाट, शांत और तटस्थ प्रतिक्रिया होनी चाहिए। जैसे कि बस इतना कहना, ये तो सच में एक मुश्किल स्थिति है, और उसके बाद एक लंबी खामोशी। बस इतना ही और कुछ नहीं? बस इतना ही। ये तो उस व्यक्ति के लिए बहुत ही असहज करने वाला होगा। वो तो उम्मीद कर रहा था कि हमेशा की तरह मैं उसके ड्रामे में कूद पड़ूंगा और उसका काम अपने सिर ले लूंगा। एग्जैक्टली, और वो असहजता और उस खामोशी का ही तो पूरा खेल है। अच्छा। जब सामने वाले को वो भावनात्मक ईंधन मिलना बंद हो जाता है जिसका वो आदी हो चुका है, तो वो खुद उसी सन्नाटे में लड़खड़ाने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि अब यहाँ से वो मुफ्त की सेवा नहीं मिलने वाली। और फिर वो अपनी समस्या लेकर वापस लौट जाता है और उसे खुद सुलझाने पर मजबूर होता है। वाह, लेकिन ये बात ना एक नया और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या? तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब जब हम अचानक से इस तरह का बर्ताव करने लगेंगे, अपना घर्षण या फ्रिक्शन बढ़ाएंगे, तो जाहिर है कि लोग चौंक जाएंगे। बिल्कुल चौंकेंगे। वे तुरंत स्पष्टीकरण मांगेंगे। वे कहेंगे कि अरे तुम बदल गए हो, तुम्हें क्या हो गया है, या तुम आजकल इतना भाव क्यों खा रहे हो? ऐसे में क्या इंसान का ये कर्तव्य नहीं बनता कि वो उन्हें समझाए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो स्पष्टीकरण देने की ये जो तीव्र इच्छा हमारे अंदर उठती है, असल में ये उसी पुरानी बीमारी का एक लक्षण है। कौन सी बीमारी? वही इनर प्लीजर वाली। जब हम किसी को अपनी सीमाओं के बारे में समझा रहे होते हैं या अपनी अनुपलब्धता का कारण बता रहे होते हैं, तो हम अनजाने में फिर से सबको खुश रखने वाले उसी कमजोर इंसान की भूमिका में आ जाते हैं। ओह, मतलब हम फिर से सफाई दे रहे हैं। हाँ, स्पष्टीकरण देना एक तरह से दूसरों से अनुमति पत्र या परमिशन स्लिप मांगना है। ये पूछने जैसा है कि क्या मुझे अपने खुद के समय और अपनी ऊर्जा को बचाने का अधिकार है। बाप रे, इस नजरिए से देखें तो स्पष्टीकरण देकर हम फिर से नियंत्रण उन्हीं के हाथों में सौंप रहे हैं। बिल्कुल। हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं कि वे हमारे कारणों को जज करें और तय करें कि वे कारण वैध हैं या नहीं। सही कहा। और इसीलिए इस रणनीतिक शून्यता में किसी भी स्पष्टीकरण की कोई जगह नहीं है। तो बस खामोशी, उपलब्धता कम करना, यही एकमात्र समाधान है। जब लोग देखते हैं कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, तो वे अपने आप नई सीमाओं के हिसाब से खुद को ढालने लगते हैं। उफ,
इस पूरी चर्चा ने तो उस चश्मे को पूरी तरह से बदल दिया है जिससे हम अच्छा होने को देखते आए हैं। बिल्कुल। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के मुख्य निष्कर्षों को समेटें तो ये एक बहुत ही कड़वा लेकिन जीवन बदलने वाला सत्य सामने लाता है। हाँ। सत्य ये है कि समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल या सेफ्टी नेट बनना बंद करना होगा। दूसरों की विफलताओं, उनके कामचोरी और उनके ड्रामे का भार अपने कंधों से उतारकर उन्हें खुद उठाने देना होगा। और ये इसलिए भी आवश्यक है ताकि जीवन के उस 1% हिस्से की रक्षा की जा सके जो वास्तव में मायने रखता है। हाँ, इंसान की अपनी मानसिक शांति, उसका अपना समय और उसकी अपनी ऊर्जा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे यूं ही खैरात में बांट दिया जाए। बिल्कुल सही। पसंद किए जाने का युग या वो दौर जहां हर किसी की गुड बुक्स में रहना जरूरी माना जाता था, वो अब समाप्त हो जाना चाहिए। अब संप्रभुता का युग शुरू होना चाहिए जहां इंसान खुद अपनी सत्ता का मालिक हो। क्या बात है। ये दूसरों के जीवन की कहानी में सिर्फ एक किनारे पर खड़ा किरदार बने रहने से लेकर अपने खुद के जीवन का वास्तुकार या आर्किटेक्ट बनने की यात्रा है। एग्जैक्टली। स्रोत की वो स्पष्ट चेतावनी हमेशा याद रखने लायक है। मनोवैज्ञानिक रूप से सस्ता होना बंद करें, अपनी ऊर्जा और समय को केवल वही निवेश करें जहां से सम्मान और मूल्य वापस लौट कर आता हो। बिल्कुल। ये पूरी गहन चर्चा सिर्फ हमारे व्यवहार पर सवाल नहीं उठाती, बल्कि हमारे आसपास के पूरे सामाजिक ताने बाने को एक चुनौती देती है। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूँ जो शायद इस पूरे विश्लेषण को एक और गहरे स्तर पर ले जाता है। बताइए। जरा सोचिए, अगर हम कल से ही अचानक खुद को महंगा कर लेते हैं, हम अपनी उपलब्धता में वो जरूरी घर्षण डाल देते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। हमेशा हाँ कहने की जगह हम रणनीतिक शून्यता का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो क्या होगा? तो इसके दो ही नतीजे हो सकते हैं। क्या हमारे जीवन में मौजूद वे रिश्ते और गहरे और सम्मानजनक हो जाएंगे क्योंकि अब वे हमारे समय का असली मूल्य समझने लगे हैं? या क्या ये भी संभव है कि इस घर्षण के आते ही हम खुद को बिल्कुल अकेला पाएं? और अगर हम अचानक अकेले रह जाते हैं तो क्या ये इस बात का अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं होगा कि उन तमाम तथाकथित रिश्तों की बुनियाद ही केवल हमारे इस्तेमाल पर टिकी थी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा तीखा विचार है जो शायद हर किसी को अपने आसपास के हर रिश्ते की नींव को खुरच कर देखने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल। क्या वे हमसे जुड़े हैं या सिर्फ हमारी उस मुफ्त की सुविधा से जुड़े हैं? इस सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।